वो कुछ इस तरह से होगा, हम समझ सकते हैं कि वो 3 भागों में एक तरीके से विभाजित होगा। पहले भाग में हम बात कर रहे होंगे कि पिछले माह जो हमने गतिविधियां करी हैं या जो इस पर हमने बात करी है, जो सुझाव दिए गए हैं, उसको करने में कोई कठिनाई आई हो, उसको करने के दौरान हमको कुछ जो हमारे अनुभव रहे हैं उन पर बात होगी। दूसरा भाग जो होगा सेशन का, उसमें हम बात करेंगे माताओं से, जो हमें इस माह के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करनी है, जो इस माह की जो विषय होगा उस पर चर्चा करनी है, उस पर हम बात करेंगे। और इसी प्रकार से जो तीसरा भाग होगा सेशन में, उसमें हम कुछ ऐसी गतिविधियां, कुछ ऐसे कार्य सुझाएंगे जो माताएं या अभिभावक जो हैं वो घर पर बच्चों के साथ माह के पूरे माह में कर सकते हैं, या उस गतिविधि को करते हुए कुछ जो हम तस्वीरें ले सकते हैं या कुछ छोटे वीडियोस ले सकते हैं जो माताएं अपने बच्चों के साथ कर रही हों। उसका एक ब्यौरा हम कोशिश करेंगे कि उसका भी हम अपने पास रखें, जिससे हम एक जो विकासात्मक एक जो पहलू है उसको भी हम ध्यान दे पाएंगे, किस तरह से हम साल की शुरुआत से साल के अंत तक हमारी जो दिशा रही वो कितनी सकारात्मक रही और किस प्रकार से जो हमारा माताउन्मुखीकरण का जो कार्यक्रम है उसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं। जो हमारे प्रतिफल होंगे, सीखने के प्रतिफल, जो हमारे उद्देश्य होंगे, हम उनको कितनी पूर्ति कर पा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ प्रारूप होगा इस बार का। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या सर ने ज्वाइन कर लिया है। जी अनुराग सर ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, तो पवन सर हैं हमारे साथ, SCRT से जुड़ गए हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कुछ जो इस बार का उन्मुखीकरण कार्यक्रम है उसकी शुरुआत के लिए कुछ हमें हमारा मार्गदर्शन करें। पवन सर। थैंक यू। इस ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी नोडल SRG, नोडल शिक्षक संकुल, प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सुपरवाइजर और जो भी हमारे परियोजना से लोग जुड़े हुए, आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये मुझे आपसे जुड़ने का अवसर मिला और अपनी बात आप लोगों से कहने का एक अवसर प्रदान किया। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? जी सर। ये जो माता और उन्मुखीकरण कार्यक्रम जो आप लोग जिसके संदर्भ में आज ऑनलाइन ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे बस एक दो मोटी बातें कहनी जो लोग जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि जो हमारा ग्रीष्म अवकाश के बाद विद्यालय खुलने जा रहे हैं और आंगनबाड़ी का केंद्र भी खुले, बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचे, इसके लिए एक पूरा जो है हमारा ये जो आज जुड़े हुए लोग हैं, SRG के लोग हैं, विद्यालय के लोग, तो आंगनबाड़ी का सब लोग सेंसिटाइज हो जाए और अच्छे से बच्चों को जो आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 साल के जो बच्चे आने उनको लाना सुनिश्चित करें, उसकी पूरी तैयारी कर लें, आंगनबाड़ी केंद्रों की बढ़िया से साफ सफाई कर लें, उनको व्यवस्थित कर लें। आप सबको पता है कि ये जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। सबको पता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्कूलिंग और आंगनबाड़ी केंद्रों में जाना और उनका पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। सब जान रहे हैं कि शुरुआती अवस्था में बच्चों के मस्तिष्क का विकास जो है 80-90% तक जो है इसी उम्र के दौरान होता है, और जो बच्चे इस समय जो सीख सकते हैं, जो उनकी सीखने की क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। इस उम्र में अगर कोई बच्चा जो आंगनबाड़ी केंद्र में आ रहा है और एक ऐसा बच्चा जो आंगनबाड़ी केंद्र या स्कूली सिस्टम में नहीं आ रहा है, तो उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर इस समय उसकी अच्छी स्कूलिंग हो जा रही है, अच्छे से आंगनबाड़ी केंद्र में आ रहा है, अच्छे से उसको आंगनबाड़ी केंद्र के जो कार्यकर्तियां हैं, जो हमारे शिक्षा में संलग्न नोडल टीचर हैं, जो शिक्षक संकुल के लोग हैं, जो SRG के लोग, अगर इस उम्र में उनको ठीक से कुछ सिखा सके तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। एक मैं रिसर्च के एनालिसिस पढ़ रहा था कि जो बच्चे ऐसे कार्यक्रमों में इस उम्र में 3 से 6 साल
80-90% की बात धीरे धीरे गुंजाइश उसमें कम होती है। तो मैंने देखा है कि अगर इस तरह की स्टडी में निकल गया कि शुरुआती तौर पर वो ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा है ओरिएंटेशन का काम किया जा रहा है। जो माताएं हैं उनसे मेरी गुजारिश है, जो हमारे लोग हैं कि प्रत्येक बच्चे को लाना सुनिश्चित करें। जैसे ही आंगनबाड़ी केंद्र खुलते हैं, जैसे ही स्कूल खुलते हैं, सारे लोग जुड़ जाएंगे और इन बच्चों को स्कूल तक आएंगे। बहुत सारा मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है समग्र शिक्षा की तरफ से। बहुत सारा मटेरियल एनसीईआरटी ने डेवलप किया, बहुत अच्छा मटेरियल है। बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं, हमारे एनजीओ के बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला। तो निश्चित रूप से इस बार हम लोग अगर स्कूल रेडीनेस कैलेंडर को ठीक से चलाएंगे, मटेरियल को ठीक से यूज करेंगे, तो निश्चित रूप से इस बार आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे आ रहे हैं उनके शिक्षण में उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन निश्चित रूप से सुधार परिलक्षित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सारी गतिविधियां मैं देख रहा था कि घर में कराने के लिए बच्चों को बताया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यक्रम दिखाते हैं, सब लोग बताते हैं कि ये गतिविधियां करिए। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो मिट्टी से खिलौने बनाने का एक गतिविधि दी जाती थी, जो इस समय की सब्जी बनाइए, सब्जी में बैगन बनाते थे हम लोग, टमाटर बनाते, ऐसे बहुत सारी चीजें, कुछ खिलौने बनाते थे, कुछ जीव जंतुओं के भी मिट्टी से बनाते थे, तो फिर उनको रखते थे। उससे बच्चे में बहुत क्रिएटिविटी आती है। बच्चा धीरे धीरे समझने भी लगता है कि कौन सी सब्जी है, कौन सा फल है, कौन सा जीव है, कौन सा जंतु है, कौन सा पक्षी है, और साथ साथ वो कौन से कलर में रखा जाए उसको पता लगेगा। अगर कभी टमाटर को रखना है, अगर वो काले रंग से लगेगा तो उसको पता लगे कि ये गलत है, लाल रंग से लगेगा या हरे रंग से लगेगा, तब उसको पता लगेगा। तो ऐसे बच्चा धीरे धीरे रंगों के बारे में, सब्जियों के बारे में बहुत कुछ सीख सकता है। जो लोग इस पूरे अभियान से जुड़े हुए, घर में जो गतिविधियां कराने को कहा जा रहा है, माताओं ने बहने जो अपने लोगों को देखें और बच्चों को खूब अच्छे से सिखाएं। मेरी इस ओरिएंटेशन के जरिए जो हमारे लोग आगे चल के आपको बताएं, मेरी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं ये अपनी सफलता की ओर अग्रसर होगा। मुझे अवसर दिया गया आप सबसे मुखातिब होने का। मैं जो भी लोग इस पूरे आयोजन में और इस कार्यक्रम में आगे काम करेंगे उन सबके लिए अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं नीलम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशन को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर नीलम है। मैं इंडिया पार्टनरशिप फॉर अर्ली लर्निंग परियोजना के साथ में जुड़ी हुई हूँ। ये यूएसएड सपोर्टेड एक परियोजना है। इस परियोजना में हम 75 जिलों में सिस्टम स्ट्रेंथनिंग को लेकर के सपोर्ट कर रहे हैं और 2 जिलों में डायरेक्टली हम पायलट के तौर पर कार्य कर रहे हैं, लखनऊ और बाराबंकी में। माता उन्मुखीकरण का ये पहला सत्र है जिसमें माताओं के साथ में जो अभी जो हम दिनांक तय किया गया है 22 जून को, यह अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से हम इन चीजों के ऊपर कार्य करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, महत्व एवं आवश्यकता। तो इसमें आगे जाने से पहले हम ये बात करते हैं कि पिछले सत्र में हमने क्या चीजें की। जैसा कि अनुराग ने आपको बताया था, हम इसके ऊपर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। मार्च माह में जो गतिविधियों पर कार्य किया गया था, उन गतिविधियों पर चर्चा करते हुए हम अपने माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम इन चीजों का ध्यान में रखेंगे कि पिछले वर्ष में जो वार्षिक कार्य थे और नए सत्र में बच्चों के नामांकन पर जो मार्च माह में चर्चा की गई थी,
चर्चा के संदर्भ में बच्चों के साथ अभिभावकों ने मार्च से जून तक कौन कौन सी गतिविधियां बच्चों के साथ की, इस पर चर्चा से शुरुआत करें। इसके बाद में हमसे यह चर्चा करें कि ऐसी कौन सी गतिविधियां थी जिन्हें करने में बच्चों ने बहुत ही ज्यादा मजा किया, और साथ ही में उनसे ये भी साझा करने के लिए कहें कि उनके अनुभव कैसे रहे, कहाँ पर उन्होंने ये महसूस किया कि वो बच्चों के लिए कुछ नया जोड़ पा रहे थे, कहाँ पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इस चीज को जोड़ते हुए उनके अभिभावकों के साथ चर्चा करें। साथ ही में ऐसे अभिभावक कुछ अभिभावक ऐसे होंगे जिनके बच्चे अभी आंगनवाड़ी में जाने योग्य हो गए होंगे, या कुछ अभिभावक ऐसे होंगे जिनके बच्चे प्राइमरी कक्षाओं में कक्षा 1 में एडमिशन के योग्य हो चुके होंगे। तो उन अभिभावकों के साथ में इस पर चर्चा करें कि उन्होंने एडमिशन करवा लिया है या नहीं करवाया है, तो ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो वो महसूस करें, तो उसके ऊपर हम चर्चा से अपने जून माह की जो गतिविधि है उसकी शुरुआत करेंगे। इस चर्चा के उपरांत प्रारंभिक वर्षों का क्या महत्व है, प्रारंभिक बाल्यावस्था का महत्व से चर्चा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें जैसा कि हमने सुना है और बहुत सी बार हम बहुत सी चर्चाओं के दौरान, बहुत से रिसर्चेस ये कहते हैं, इनके दौरान हमने ये देखा है कि और अभी जैसा कि पवन सर ने भी बताया कि बच्चे के ये माना जाता है कि 6 वर्ष तक की आयु में बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास बहुत तेज गति से होता है। तो क्यों माना जाता है कि यह वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं, इस पर चर्चा के साथ हम इसको शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर दिखाए गए चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो 25% उसका 25% मस्तिष्क का विकास उसके जन्म के साथ ही उसके अंदर हो जाता है। 70% उसके मस्तिष्क का विकास 1 वर्ष की उम्र तक, 85% मस्तिष्क का विकास 3 वर्ष की उम्र तक। इसी तरीके से अगर हम देख सकते हैं तो मैक्सिमम जो बच्चे का विकास है वो 10 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। तो ये जो पूरी चर्चा है, ऐसा क्यों है, इसके ऊपर आगे जाने से पहले हम एक वीडियो देखते हैं कि बच्चों के शुरुआती वर्षों को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। अभी आ रहा है ना वॉइस? जी आ रहा है। बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप, कुटुंब, समुदाय और समाज सबकी बहुत सारी आशाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। साथ मिलकर काम करने में मुश्किल होती है। जिस बच्चे को 6-7 साल की उम्र में नई नई चीजों के बारे में सोचने, चुनौतियां स्वीकारने और मुश्किल गुत्थियां सुलझाने की आदत न पड़ी हो, उसके लिए बड़ा होकर भी ऐसे काम ठीक से करना एक बड़ी मुश्किल बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। जन्म के समय बच्चे के दिमाग में लगभग 10,000 करोड़ छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं। 10,000 करोड़। पूरी आकाश गंगा में लगभग इतने ही तारे हैं। इन्हें न्यूरॉन कहते हैं। डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है? सुनाई भी पड़ रहा है, दिख भी रहा है। अनुराग, पहला आयाम होता है मौखिक भाषा, दूसरा आयाम होता है डिकोडिंग, तीसरा आयाम होता है पठन, चौथा आयाम होता है लेखन। अब इन्हीं चारों आयामों के तहत हम लोग बच्चे का भाषा विकास होता है। अब ये चारों चीजें बच्चे के अंदर एक साथ तो नहीं आएंगी, धीरे धीरे करके आएंगे। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, स्पेशली माताओं को घर में क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। तो एक एक करके
बिंदुओं को अपन लेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात आती है कि मौखिक भाषा विकास किस तरीके से होना चाहिए। तो अगर मौखिक भाषा विकास कराना है तो सिंपल सी बात है, मौखिक भाषा विकास के लिए कहानी सुनाओगे, आप कविता सुनाओगे, कहानी को उनकी भाषा में सुनाओगे, दुकान शब्दों को पहचान कराओगे, अपने अनुभव उनसे साझा करोगे, उनसे भी और उनको भी कहोगे और साझा करें, अनुमान लगाओगे, निष्कर्ष निकालोगे, नए शब्दों का प्रयोग करना, प्रतिक्रिया देना, अनुभव साझा करना, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसके पहले भी बहुत सारी प्रक्रियाएं थी, तो उन प्रक्रियाओं को भी समझना चाहिए कि ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब सुनेगा तब वो बोलेगा, तो सुनने की क्षमता का भी विकास होना चाहिए। अब वो सुने कैसे, सुनने की क्षमता का विकास के लिए हम क्या क्या करें, तो ये मौखिक भाषा की क्रियाएं, उसकी गतिविधियां करें, उसके पहले उसके सुनने की क्षमता का विकास भी साथ साथ में करना पड़ेगा। तो सुनने की क्षमता के विकास के लिए आपको अलग अलग तरह की आवाजें उसको सुनानी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है, जब जन्म लेता है, तो पहले आओ या सिर्फ रोता है, वो रो कर भी उसकी अपनी भाषा है कि वो अपनी बात को, भूख लग रही तो रोएगा, तो उसकी अपनी भाषा है कि भूख लग रही है, रो रहा है, उसको खाना दिया। अब धीरे धीरे करके जब बच्चा 6 महीने 7 महीने का होता है तो कुछ शब्दों को, कुछ चीजों को बोलने शुरुआत करता है, माँ, बा या पापा या मामा, इस टाइप से चीजों को बोलना वो शुरू करता है। तो उसकी जिसको जो चीज अब तक वो रो के जाहिर करता था, अपनी बात को कहता था या हंस के जाहिर करता था अपनी बात को, उसको अब वो धीरे धीरे करके शब्दों में या यूं कहें कि शब्दों में ही कह सकते हैं, बोलना भी नहीं सीख पाएगा। क्योंकि आपको अगर बच्चे को अच्छे से बोलना सिखाना है तो आपको उसके साथ अच्छे से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जन्म के समय में भले ही जन्म के बाद भले ही बच्चा बोल नहीं पाता, 1 महीने का बच्चा है, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन आप उससे जब बात करते हो तो उसके कान में आवाज जाती है और जो जाती है वो अनुभव उसके साथ जुड़ता जाता है। तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप करते हैं, जो भी भाषा आप बोलते हैं, वो सारी भाषाएं वो सीखता जाता है। मान लीजिए कोई भोजपुरी समाज से है तो अब उसको भोजपुरी अलग से तो सिखाते नहीं, वो सुनता है बचपन से ही, घर में बात करते हुए, उससे बात करते हुए, तो भोजपुरी भाषा वो सीख जाता है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं उनके लोग हिंदी में बात करते हैं, हिंदी सीख जाता है, तमिल में बात करते हैं, तमिल सीख जाता है, तो धीरे धीरे करके सीख जाता है। जो दूसरी भाषा होती है, तो जैसे सपोज घर में भोजपुरी आप बात करते हो, बच्चा उसके साथ बात करना बहुत जरूरी है। अब शुरुआत के दिनों में तो आप सिर्फ नॉर्मल बात करोगे तो अच्छी बात हो, एक आम बोलचाल की भाषा बातचीत करना सीखता है। उसके बाद उसको दुनिया की चीजों के बारे में जानना भी होता है, क्योंकि वो देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है। दुनिया की चीजों के बारे में जानना भी उसको होता है कि ये क्या है, उसको उस चीज का अनुभव भी करना होता है कि ये कैसा होता है। आपने देखा होगा जनरली बच्चे को कुछ हाथ में दो तो मुंह में रखता है, क्योंकि वो उसके बारे में जानना चाहता है कि ये कैसा होता है, इसलिए उसको मुंह में रख के उसको छूता भी है, हाथ में जाता है तो मुंह में रख के मुंह में लेके भी देखता है क्या होता है, और उसको अनुभव करना चाहता है कि ये क्या चीज। तो बच्चे से बहुत सारी जब आप बातें करते हैं तो अगर करेंगे तो बच्चे का मौखिक विकास घर पे किया सकता है। तो अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जब अगर हमें माताओं के साथ जब उन्मुखीकरण कार्यक्रम कर रहे होंगे आप लोग अपने विद्यालयों में, तो उस समय माताओं को कैसे होता है, क्योंकि माताओं को आप बताओगे कि भाषा के 4 आयाम होते हैं, मौखिक भाषा होता है, रिकॉर्डिंग, तो उनको समझ में नहीं आएगा ये क्या होता है, उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। एक हैंडआउट जो आपको लेटर साथ मिला उसमें मैंने लिखने की कोशिश की थी, लेकिन आपको उनको उनकी भाषा में और अच्छे से समझाना होगा कि माताएं घर में बच्चों से बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि बच्चा कहानी सुनने के बाद अपनी भाषा में सुना पाता है या नहीं। अगर नहीं सुना पाता है तो उसको प्रेरित करें, उससे कहें कि भैया इसको हमने तुमको जो सुनाई है वो तुम भी सुनाओ।
और माताओं को कहानी सुनाने के लिए बोले। अगर हो सकता है बहुत सारी कामकाजी महिलाएं होती हैं जो कि खेतों में काम करती हैं या कहीं और काम करती हैं, उनको समय हो सकता है कि थोड़ा सा कम समय मिले, लेकिन जब भी समय मिलता है उनको खाना बनाते बनाते बच्चों को बैठा के कहानी सुना सकते हैं। जरूरी नहीं सोते समय, हो सकता है सोते समय तक इतना थक जाती हूँ कि जाते ही सो जाती हूँ बिस्तर पर, कोई दिक्कत नहीं है। खाना बनाते समय, कुछ काम, बर्तन धोते समय, कुछ भी काम करते समय या कोई और काम कर रहे हैं, तो उस समय बच्चे को कहानी सुनाना, उससे सुनना, उससे बातें करना, ये बहुत जरूरी है। ये बात आप माताओं से कह सकते हैं। अपने अनुभव, विदेश से लौटते समय कोई घटना हुई हो तो वो बताए। और घर पे इस तरह से हमने लिखा है कि उसको अभ्यास कराया जाए। अब घर पे कौन कौन सी गतिविधियां कराई जाए बच्चों को, माताओं से आप बोल सकते हैं कि वो घर पे कहानी सुनाएं, उनके साथ चर्चा करें, उन्हें अपने शब्दों में कहानी सुनाने को प्रेरित करें, स्वयं कहीं बाहर जाने या किसी अन्य घटना की बातचीत के बारे में जो अनुभव उसके बारे में साझा करें, फिर उनसे भी अपना अनुभव साझा करने को कहें। कविताएं सुनाएं, बच्चों को दोहराने को कहें। कविताओं में दुकान शब्दों के बारे में पहले बताएं, फिर बच्चों से पूछें, नए दुकान शब्दों के बारे में पूछें। ये सब चीजें जो हमने लिखी है तो होना चाहिए। इसके अलावा माताओं से आप और कह सकते हैं मौखिक भाषा के बारे में बात करने के लिए, उनके विकास हो इसके लिए, कि जब बच्चों के साथ वो कहीं बाहर जाती हैं तो उससे पूछें, रास्ते में कोई चीज दिखाई देती है, पेड़ दिखाई दिया, सड़क दिखाई दी, गाड़ी दिखाई दी, या कोई भी चीज दिखाई दी, कहीं बोर्ड दिखाई दिया, उसमें कोई चित्र बना है वो दिखाई दिया, घर में कोई अगर पुराना डिब्बा लेके कोई दवाई का डिब्बा लाए या किसी खाने का चीज का लिफाफा, उसके ऊपर कोई चित्र बना है, या घर में कोई सामान आया, कोई कपड़ा आया, उसके ऊपर कोई चित्र बना है, कोई वो है, तो उसको दिखाकर उसके बारे में बातचीत। जरूरी नहीं है कि हमारे पास चित्र वाली किताबें हो तभी बात कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजों को दिखाकर जो घर में हमारे आसपास होती हैं, घर में कोई कैलेंडर है या और भी बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर चित्र बने होते हैं, तो उसको दिखाकर उन चित्रों के बारे में बातचीत करेंगे तो उसका मौखिक भाषा विकास होगा। जिस बात को हम माताओं से कह सकते हैं करने को, तो जिससे उनका मौखिक भाषा विकास और बढ़े। इसी तरह आगे और बढ़े तो चित्र देखकर पढ़ना, जो भी हमने बताया, पढ़ने का नाटक करना, शब्दों की पहली ध्वनि बता पाना, सीखे गए वर्णों को ढूंढ पाना। अभी तक हम लोग पहुंचे हैं कि वो कुछ शब्दों को बोल पाए, कुछ नए शब्दों को बोले, कुछ नई चीजों को बोले, मौखिक भाषा विकास का करा रहे हैं। मौखिक भाषा विकास से धीरे धीरे करके हमें उसको, जब हम उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, शिक्षा की तरफ मोड़ रहे हैं, दुकान शब्द ये सब करा के, उसी समय माताओं से कह सकते हैं कि पहली ध्वनि का पहचान भी उसको कराना शुरू करें। जैसे उसने कहीं पर आम देखा तो उसकी पहली ध्वनि आ होती है, इसको बताएं, या अमरूद देखा तो उसकी पहली ध्वनि अ है, इसको माताएं उसको बताएं। इसके बारे में भी मैंने लगता है कि मुझे आपको बताने की जरूरत है कि इसको कैसे सिखाना चाहिए। तो आप माताओं से सीधे बात कर सकते हैं कि आप बच्चों के साथ जब ये सारे काम करा लें तो धीरे धीरे करके उसको पहली ध्वनि के बारे में भी बताएं। कोई घर में पुरानी किताब पड़ी हो, किसी पर उसके बच्चे के बड़े भाई बहन के, या नहीं है कोई किताब, तो कहीं से भी रद्दी वाले से, कबाड़ वाले से कहीं पुरानी कहीं से कोई किताब मिल जाए तो उसको अल्टा पलटा के बच्चे को दिखाएं कि इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, बाएं से दाएं की तरफ पढ़ा जाता है। उसको ये चीज भी बतानी पड़ेगी। धीरे धीरे करके उसको आप अन्य जो किताबें नहीं मिलती हैं तो कुछ चित्रों वाली जो चित्र मिलते हैं आपको, मान लो किसी डिब्बे पे बना हुआ कोई चित्र है या किसी लिफाफे पे बना हुआ है या कहीं पर भी आपको कोई कपड़े के डिब्बे पे बना हुआ कोई चित्र है, तो उन चित्रों को काट कर एक कागज में चिपकाकर किताब नुमा स्वरूप देकर उसको चित्र वाली किताब भी बना सकते हैं। इसमें आप मदद कर सकते हैं माताओं की। हर माह जो आप बैठक करते हो माताओं के साथ में, उस समय आप एक सत्र रख सकते हैं 15 मिनट 20 मिनट का, और आप बहुत सारी पुरानी चित्रों को लाके या माताओं को बोल सकते हैं कि अगले महीने में आपके घर में जो पुराने डिब्बे हैं उससे चित्र काट काट के ले आना।
और आप उनको पुराने अखबार किताबें बना के दे सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि इसमें उन चित्रों को चिपका लो और एक एक किताब अपने अपने चित्र को चिपकाओ और अपनी अपनी किताब लेके जाओ, बच्चों को इससे सिखाना, चित्रों को पढ़ना सिखाना। इस टाइप के काम आप अपने विद्यालय में जब मातोन्मुखीकरण होता उस समय आराम से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब करेंगे तो ये आगे बच्चा किताबों को ठीक से रखना, उसको कैसे पलटना है, सुरक्षित रखना, और सबसे बड़ी बात है किताबों के प्रति उसका लगाव बढ़ेगा कि किताब को कैसे रखना, उसके अंदर वो अपना बनाएगा कि नहीं ये मेरी किताब है, इसको हमें सुरक्षित रखना है और इसको इससे हमें पढ़ना है। तो उसका जो लगाव बढ़ेगा तो आगे चल के जब वो विद्यालय में जब उसको मिलता है, किताबें मिलेंगी, और तो उसको भी वो सुरक्षित ढंग से रखकर पढ़ना देखना शुरू करेगा। विद्या प्रवेश कार्यक्रम में जो हुआ है उसमें हम लोग आपको मालूम है कि 16 वर्णों को हम लोग सिखाते हैं, कारा नामा साता लावा, इस टाइप से करके 16 वर्णों को अपन लोग सिखाते हैं और 2 वर्णों से मिलाले शब्दों को भी सिखाया गया है। तो इन सब वर्णों के बारे में, इन सब की किस तरीके से बच्चों को इनकी पहचान करनी है, इसके बारे में, तो ये तो एक लिमिटेड समय का कार्यक्रम है कि शुरू के 12 सप्ताह ही चलने वाला है। तो 12 सप्ताह में आप इन वर्णों की बात करते हैं, लेकिन आप माताओं से जो बच्चे घर में विद्यालय में आने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए तो आप जो विद्यालय में जो वर्ण सिखाया था उनके बारे में बातचीत करें, और लेकिन उनके जो छोटे भाई बहन जो घर पर हैं, अभी 3 साल 4 साल 5 साल के हैं, जो विद्यालय अभी नहीं आ रहे हैं या आंगनवाड़ी केंद्र में जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी सलाह दे सकते हैं कि आप इस तरीके से वर्णों की पहचान कराएं और वर्णों को मिलाकर किस तरह से शब्द बनता है इसके बारे में भी आप बातचीत कर सकते हैं। तो जो बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं उनसे सिखाए गए वर्णों के बारे में शब्दों का अभ्यास करने को बोलें। माताओं से जरूर साझा करें कि इस महीने में हमने ये 2 वर्ण या ये 4 वर्ण या ये 3 वर्ण इस महीने में इसको सिखाया है, और इसको सिखाने का ये तरीका है, इन वर्णों से ये शब्द बनते हैं, और आप बच्चों को घर पे उसका अभ्यास करें। ये आप बच्चों की माताओं को जरूर बताएं। जब आप इस टाइप की बातें करेंगे तो आपको बच्चों को सिखाने का जो आपके ऊपर पूरा दारोमदार है, थोड़ा सा दारोमदार कम होकर कुछ माताओं के पास भी जाएगा, और बच्चों की सीखने की गति कई गुना ज्यादा बढ़ती है। तो उनको बताएं कि वर्णों से मिलाकर शब्द कैसे बनाया जाता है, ध्वनि पहचान, इन सब के बारे में उनसे बातचीत करें। अब गोदा गोदी कर लिखने की बात करें, अगर बच्चे की कि बच्चा किस तरीके से लिखता है, क्योंकि हमने थोड़ा सा मिक्स किया, पठन को भी एक साथ करने की कोशिश की कि कैसे बच्चा पढ़ता भी है और कैसे वो करता है। थोड़ा सा पठन के ऊपर थोड़ा सा एक बात अभी और करेंगे आपसे, लेकिन थोड़ी सी सरसरी तौर पे चल रहे हैं तो लिखने वाली बात कर लें कि बच्चे को लिखने के लिए बच्चे की छोटी मांसपेशियों का विकास भी करना बहुत जरूरी है। अगर छोटी मांसपेशियों का विकास नहीं होगा तो पेंसिल की उसकी पकड़ बहुत अच्छे से नहीं बनेगी, पेंसिल को अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, बच्चे पेंसिल को अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे तो वो लिख नहीं पाएगा ठीक से। तो इसलिए उसको छोटी मांसपेशियों का विकास हो, इसलिए उसको दीवार पर खूब सारा कचर पचर करने को दें। बच्चे जनरली हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि इसने घर की पूरी दीवार को खराब कर रखा है, तो उसको जमीन पे चौक से उसको लिखने को दें, मिट्टी के खिलौने बनाने को दें, उसको अपने मन से चित्रकारी करने को दें, पेंसिल पकड़ने को दें। इस टाइप से जब आप काम करते हैं तो उसको बहुत सारी चीजें, उसकी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, उसकी पेंसिल पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है और वो आराम से वो पेंसिल पकड़ के लिख पाता है। अब थोड़ी सी बात मौखिक भाषा विकास से पठन की तरफ करें तो जो भी हमने आपको बताया कि जो चित्रात्मक चित्र वाली किताबें हैं, या रास्ते में जब बच्चों के साथ माताएं जाती हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि जो वर्ण वो सीखा है उस वर्ण को रास्ते में अगर कोई उसको बोर्ड दिखाई देता है तो वो वर्ण कहीं पर है क्या, या जो घर में डिब्बा आया है
या घर में जो कोई चीज, अगर कोई लिफाफा आया है अखबार का बना हुआ या कहीं से पुराना अखबार या कोई चीज ऐसी मिलती है, तो जो सीखे हुए वर्ण है उसको पहचानवाने की कोशिश करें। सीखे हुए वर्ण को जमीन पर लिखवाएं, तो उसको जब आप पहचानवाने की कोशिश करते हैं उसकी पढ़ने की क्षमता बढ़ती है। और जैसे जैसे वो किताब पलटता है, तो जब किताब पलटता है तो पढ़ ही रहा होता है, तो पढ़ने की क्षमता बनती है। तो इस तरीके से आप उसको पढ़ने के ऊपर उस पर जोर दे सकते हैं और पढ़ने की क्षमता उसकी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे विद्या प्रवेश के दौरान जो बात की गई हो, मौखिक भाषा विकास और पठन की बात की गई है। लेखन के नाम पे सिर्फ 2 वर्ण को लिखना बताया गया, क और र, लेकिन क और र 2 वर्ण लिखना बताया गया है, लेकिन लेखन पूर्व जो दक्षताएं होती हैं उसके ऊपर बहुत सारा काम करने के लिए गतिविधियां कराई गई हैं कि उसकी मिट्टी के खिलौने बनवाना, उसको खूब गोदा गोदी करवाना, जिससे कि उसकी छोटी मांसपेशियों का विकास हो और उसकी पेंसिल पकड़ने में अच्छी ग्रिप बन जाए। तो घर पे भी जो माताएं हैं, तो आप माताओं से बोल सकते हो कि वो घर पे मिट्टी के खिलौने बनवाए, बच्चों को गोदा गोदी करने का मौका दें, अपने पसंद की आड़ी तिरछी आकृतियां बनाने को बात करें, जो वर्ण सीखे उसको लिखने का अभ्यास करें। तो ये जब वो करेंगे और खासकर जब वो कुछ आकृति बनाए, तो क्योंकि जब लेखन पे आता है ना, तो यहाँ पर उसका मौखिक भाषा विकास, पठन और लेखन तीनों एक साथ शुरू हो जाता है। ये तो आप सभी को मालूम है, कोई नई बात हम नहीं बता रहे। तो जब उसने कुछ लिखा तो उसके बारे में उससे पूछिए कि तुमने क्या बना, क्या लिखा है। कुछ चित्र बनाया तो आपने क्या बनाया है, ये क्यों बनाया है, ऐसा कैसे होता है। तो उसका मौखिक भाषा विकास हो रहा होता है और चित्र को देखकर बताता है, तो चित्र को पढ़ना भी उसको आ रहा होता है, और जो उसने बनाया है वो लेखन भी हो रहा होता है। तो ये क्रियाएं कभी सीधी चलती हैं, कभी मौखिक भाषा विकास पठन लेखन चलती है, कभी लेखन पठन मौखिक भाषा विकास चलता है। तो दोनों ये चला करती हैं इस उम्र में। तो इस चीज को हमें ध्यान रखते हुए काम करना है बच्चे के साथ में, और माताओं को बोलना है कि घर में वो ये सब काम, जिसको कि सामान्यतः घरों में जो माताएं हैं या जो जिस वर्ग से लोग हमारे विद्यालय में आते हैं, उस वर्ग के लोगों को भी कहीं ना कहीं ये सोचना है कि अगर वो ABCD या क ख ग घ या अ आ इ ई सीख रहा है तब तो पढ़ना सीख रहा है, लेकिन अगर वो गोदा गोदी कर रहा है, चित्र बना रहा है, खेल रहा है या कुछ और काम कर रहा है, तो फिर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। उनके दिमाग में ये चीज घुसी हुई, तो उनको हमें अच्छे समझाना है कि भाई वो वर्णों को पढ़े और वो उसको लिख पाए। तो उसके लिए हमें उसके साथ बहुत सारी बात भी करनी पड़ती है, उसको मिट्टी का काम भी कराना पड़ता है, उसको गोदा गोदी भी कराना पड़ता है, तब वो पढ़ना सीख पाएगा। इस बात को उनको अच्छे से बताना पड़ेगा कि ये सब बेकार की चीजें नहीं, ये सब काम की चीजें हैं। जब ऐसा करोगे तभी आगे जाके उसको चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे भाषा शिक्षण की जब बात करेंगे हम माताओं के साथ में, तो उसमें सबसे ज्यादा जो जन्म के समय की बात है उसमें हम लोग सुनने के ऊपर ज्यादा उसका फोकस कराएंगे, उसका मौखिक भाषा पर, पठन पर, लेखन पर, इन तीनों चीजों पर उनसे कहेंगे फोकस करें। और जो बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं, जो 6 साल का बच्चा है या 5 साल 5.5 साल का बच्चा है विद्यालय में आ रहा है, उसके साथ किस तरह की गतिविधियां कराएं इसके बारे में बताएं उनसे। और जब भी माताओं को बुलाएं तो माताओं बुलाने के बाद जब वो विद्यालय में आती हैं तो उनसे कुछ ना कुछ काम बच्चों से रिलेटेड करवा के दें। जो भी हमने आपसे बात कही ना कि वो सोचते हैं कि नहीं अगर इनको ABCD सिखाएंगे या क ख ग घ सिखाएंगे तो ही पढ़ना सीखेगा, तो जब आप उससे चित्र वाली किताबें बनवाएंगी ना तो अपने आप समझ जाएंगे कि नहीं ये भी एक पढ़ने का साधन है।
तो इस चीज को वो अपने आप उसका महत्व तो समझने लगेंगे धीरे धीरे करके। तो जैसे कभी चित्र वाली किताब बनवा ली, कभी कुछ अक्षर कार्ड बनवा लिए, कभी कुछ चित्र कार्ड उनसे बनवा लिए और उन्हीं को दे दीजिए, उन्हीं को आप दे दीजिए। और इसके लिए कुछ अलग से सामग्री के नाम को हो सकता है आपको ले या फिर यूगल या गोंद कुछ ऐसा करना पड़े अपने पास से, नहीं तो उन्हीं से कहिए कि कोई पुराना अखबार एक ले आना, कोई किसी से आप 5-6 पन्ने की किताब बना दीजिए, जरूरी नहीं कि 20 पन्ने की किताब हो, 6 पन्ने की किताब बना दीजिए, उसमें 6 चित्र लगा दीजिए, किताब का स्वरूप दे दीजिए, उसका महत्व वो समझ जाएंगे कि इसको इस तरह से 1 बार में नहीं 2 बार में 3 बार में। तो हर महीने में कुछ ना कुछ माताओं से भाषा से संबंधित बनवाएं और उस बनवा कर उस माताओं से उसके बारे में बातचीत करें और उनको उसका महत्व बताएं और उनसे कहें कि घर में इसके बारे में बातचीत करें। सो मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था। सो थैंक यू। अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो अनुराग जी कुछ है, हम लोग चैट बॉक्स में कुछ कर रहे हैं या आगे बढ़े? अभी हमारे पास कोई प्रश्न, अगर कोई भी साथी जो जुड़े हुए हैं वो कुछ ऐड करना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें अगले सेशन के लिए। तो सबसे पहले तो जब माताओं को बुलाते हैं तो हम लोगों ने एक हैंड आउट भेजा है, उसमें बात की है कि घर में भाषा कैसे सीखी जाती है उसके बारे में। तो जब हम माताओं को बुलाएं तो उनको इस बात के लिए बताना, पहले तो ये बात बताना कि ये उम्र क्यों महत्वपूर्ण है और उसको उनकी अपनी भाषा में, है ना। अब उनको ये कहेंगे गर्व से ये भाषा सुनना सीखना शुरू कर देता है तो उनको बोझिल लगेगा, नो डाउट। लेकिन जब उनको ऐसा बताएंगे कि बच्चे को अगर हमें आगे चल के पढ़ाना है तो उसको अपने घर में पहले पढ़ाना आप शुरू करोगे, तब वो आगे चल के वो पढ़ना सीख पाएगा। जब आप इस टाइप की जब बातें करते हो उससे, या उनको बताते हो कि ये कहानी की किताब आपने बनाई है, चित्र वाली किताब, और इस चित्र वाली किताब को पढ़ाओगे तो क्या होगा कि बच्चा इस चित्र को देख के बोलना सीखेगा। जब वो बोलना सीखे, क्योंकि घर में जो बोलता है वो अलग तरीके से बोलता है, चित्र की किताब को देखकर बोलेगा तो चित्र के बारे में बोलेगा, एक सीमा के अंदर बोलेगा। तो इस टाइप की बातें जब उसको आप बताते हो तो वो अच्छे से वो समझ पाते हैं कि हमें इसका क्या फायदा मिलने वाला है, तब वो इस बात को आगे अपने बच्चों के साथ कराने की कोशिश करें। जी बहुत शुक्रिया विद्याधर जी। और कोई साथी हमारे साथ जो जुड़े हैं वो कुछ हम समय से भरकर देंगे, जिसके आधार पर हम आगे के सेशन में क्या बेहतरी करी जा सकती है, क्या परेशानियां आ रही हैं, इसके बारे में भी हमें पता चलता रहे और हम सुनिश्चित कर पाएंगे माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो रहा है। यानी बहुत ही उत्साह के साथ फील्ड पर क्रियान्वित करें और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।